गोमे परिवार ने ये विचार किया, डॉक्टर सीताराम जी गुप्ता के मन में ये विचार आया कि हम जो वृक्ष लगे हुए हैं उनके रक्षण का भी कुछ काम करें। और इन्होंने ये विचार किया कि कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है, उसके लिए क्या कुछ हो सकता है। ये इन्होंने विचार किया, इसमें हम सबकी क्या भूमिका हो सकती है। ये विषय रखने के लिए मैं दो पंक्तियों को आमंत्रित करना चाहूंगा कि कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है। डॉक्टर सीताराम जी गुप्ता इस विषय पर विचार। सबसे पहले माँ गायत्री, गुरुदेव और गुरुमाता के चरणों में वंदन, गौमाता के चरणों में वंदन, व्यासपीठ पर बैठे हुए आचार्य श्री को मेरा प्रणाम। मैं अपनी बात को प्रारंभ करूं उससे पहले कहानी के माध्यम से। ये कमोबेश मेरी हर बात के पहले कहानी इसलिए होती है, कहानियां बड़ी सुग्राही होती है और बात बड़ी आसानी से, सहजता से और हृदयंगम हो जाती है। कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक राजा थे, उनका राज्य था और उस राज्य में एक व्यक्ति आया। वो दो कांच के से टुकड़े लेकर के आया, उनमें से एक टुकड़ा हीरे का और एक टुकड़ा था कांच का। उस व्यक्ति का काम यही था, वो हर किसी राजा के राज्य में जाता और वहां जाकर के एक चैलेंज करता था, जो कोई व्यक्ति इसको ये बता देगा कि कांच कौन सा है और हीरा कौन सा है तो वो हीरा उसको दे दूंगा, अन्यथा उस राजा का आधा राज्य मेरा होगा। अब वो जगह जगह अलग अलग राज्यों में जाता और अमूमन लगभग हर राजा अपना आधा राज्य हार जाता, क्योंकि वो दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसे, आकार में, आकृति में, हर तरह से, वजन में, दिखने में सहजता से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि इनमें से कांच कौन सा है और हीरा कौन सा है। ऐसे ही एक राज्य में जब आया, सब लोग हार गए। राजा को भी लगने लगा कि अब तो मेरा राज्य भी जाएगा। तो उनके मंत्री की एक अंधे व्यक्ति से मुलाकात हुई वहां पर और उसने कहा बस इतनी सी बात है, ये तो मैं वैसे ही देख छू करके ही बता दूंगा। तो सब लोग थोड़ा सा हंसे कि भाई जब अच्छे आंख वाले और अच्छे जोहरी पार्क ही नहीं बता पाए तो ये अंधा व्यक्ति तो क्या बताएगा। लेकिन चूंकि मरता क्या न करता, जब तकलीफ आती है तो कहते हैं कि कुछ भी आदमी करने को तैयार होता है। उन्होंने कहा ठीक है, आपको भी मौका दिया जाएगा। तो उस व्यक्ति ने कहा लेकिन मेरी एक शर्त है, दरबार खुले स्थान पर लगेगा जहां पर धूप आती हो और वो दोनों के दोनों टुकड़े वहां रखे जाएंगे। फिर मैं केवल छू करके बता दूंगा इनमें से हीरा कौन सा है और कांच कौन सा है। पूरा दरबार लगा, पूरी प्रजा आ गई, क्योंकि ये उत्सुकता थी। आज तक कोई व्यक्ति बता नहीं पाया था कांच कौन सा है, हीरा कौन सा है। 15-20 मिनट, आधे घंटे वो दरबार लगा। वो अंधा व्यक्ति वहां गया और उसने दोनों पत्थरों को बारी बारी से छुआ और छूते ही बता दिया इनमें से ये हीरा है और ये कांच है। राजा ने इसकी परख के लिए उस जोहरी को पूछा, भैया क्या ये सत्य है? जोहरी ने सिर में हाँ हिला दिया, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है और ये हीरा आपका हुआ। उस व्यक्ति से पूछा लोगों ने, भैया अच्छे आंख वाले लोग नहीं बता पाए, आपने कैसे महसूस किया इस बात को? बोले बड़ी सहज सीधी सी बात है। कांच और हीरे में एक खास चीज होती है, हीरे को कितना ही धूप में रख दीजिए कभी गर्म नहीं होता है, और कांच को आपने 5 मिनट धूप में रखा और वो तपने लग जाएगा। कमोबेश आम इंसान की जिंदगी में यही स्थितियां होती है। जरा सी परेशानी की आंच पड़ी और हम तपने लग जाते हैं, जरा सी मुश्किलें आई और हम आग बबूला हो जाते हैं। और यही फर्क होती है कि हम अपने जीवन में कांच है या हीरे हैं। अगर हीरे होंगे तो हर स्थिति में हमारे अंदर धैर्य होगा और आंच या विपदाएं आएंगी तो उनका असर हम पर नहीं पड़ेगा। कमोबेश कोरोना काल में लोगों के साथ ऐसा ही हुआ और वहीं से विचार आया कि प्रकृति तो सब कुछ ठीक करने का काम करती है, फिर बिगाड़ने का काम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? इंसान। और उसी विचारधारा में से एक निकल के आया कि ये जितना प्रदूषण फैल रहा है ये किस कारण से फैल रहा है। थोड़ी रिसर्च करी और उन सब पर एक पुस्तक लिखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और ईश्वरीय कृपा से उस पुस्तक को विश्व की प्रथम पुस्तक बनने का दर्जा हासिल हुआ। क्योंकि वो पुस्तक देशी गौमाता के गोबर से बने हुए कागज के दुनिया में पहली बार पब्लिश हुई और 6 महीने पहले अमेजन बेस्ट सेलर के अवार्ड से उसको नवाजा गया। थोड़ा सा मन में हौसला आया कि शायद ईश्वर कुछ अनूठा करवाना चाहते हैं और ये करते करते कोरोना की दूसरी लहर आ गई और अखबारों में खबरें पड़ी। लकड़ियां नहीं मिलने की वजह से मोक्षधाम, चांदपोल और आदर्श नगर जो जयपुर के सबसे बड़े मोक्षधाम है, 90 लोगों की कतारें हमने देखी लगी हुई। तो लकड़ियां नहीं मिलेगी तो क्या हम अपना 16वां अंतिम संस्कार, जिसे अंतिम संस्कार कहा जाता है, क्या हम करना ही बंद कर देंगे? 2 करोड़ पेड़ जब प्रतिवर्ष अंतिम संस्कार के लिए काट के जला दिए जाते हैं, 90 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है
करोड़ों पक्षी बेघर होते हैं और लाखों लोग एवरी ईयर उस प्रदूषण से इसलिए मर जाते हैं क्योंकि उनको बहुत सी बीमारियां हो जाती है। और वहीं से हमने संकल्प लिया, 2 संकल्प हम सबसे निभाते हैं। पहला संकल्प, नित्य प्रति अपने घर में किसी भी एक गोगव्य का अनुपालन आप कर सकते हैं। गोबर और गोमूत्र से 250 तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। उसकी एक वानगी, केवल गोबर में 21 तरह की जड़ी बूटियां मिला करके और हवन सामग्री मिला के एक छोटी सी धूप बत्ती हमने तैयार की, आपकी थालियों में भी रखी हुई होगी। और ऐसा ही सौभाग्य मुझे मिला वो लकड़ी तैयार करने का। पराली शब्द आप सबने सुना है, पंजाब और हरियाणा में जलती है, प्रदूषण फैलता है। विडंबना है, राजस्थान में उसको सरसों की तूड़ी बोलते हैं, पंजाब हरियाणा में पराली है, महाराष्ट्र विदर्भ में आप जाके तो सोयाबीन का एक्सट्रैक्ट है। ये तमाम वो एक्सट्रैक्ट है साहब जिनको जानवर खाता नहीं है, और जमीन में दबाओ तो जमीन को बंजर बनाते हैं, इसलिए किसान की मजबूरी है इसको जलाना। अब हमने किसानों से वो खरीदना शुरू किया, देशी गाय का गोबर लिया, हवन सामग्री मिलाई और एक ऐसी लकड़ी निर्मित हो गई जो विश्व में पहली बार बनी, और उसको नाम हमने दिया गौमय संविदा का। जब वो लकड़ी भारत सरकार में हमने और अप्रूवल के लिए दिया, मैं 1 से 1.5 महीने में स्टार्टअप इंडिया, आपने स्टार्टअप्स के बारे में आजकल खूब सुना होगा, नवा जो भी इनोवेशन होता है, नया नवाचार होता है, भारत सरकार, राजस्थान सरकार उसको प्रमोट करती है। भारत सरकार के स्टार्टअप इंडिया मिशन में चयन हुआ और MNIT में हमें उसके लिए ऑफिस दिया गया अलग से। MNIT हमारा टेक्नोलॉजी पार्टनर है। उस लकड़ी की जलाने की क्षमता कितनी है, राख कितनी निकलती है, पॉल्यूशन कितना होता है, इन सब की जांच की गई और जब वो लकड़ी खरी पाई गई तो हमें सरकार ने अप्रूवल दी। राजस्थान सरकार में जब हमने फाइल लगाई, क्योंकि अंतिम संस्कार में 2 करोड़ पेड़ काट के जलाए जा रहे थे, उनको बचाने के लिए क्या किया जा सकता है, तो हमारे पास सबसे पहली समस्या है कि शमशानों पे जब तक हम काबिज नहीं होंगे, जब तक हमारी लकड़ी रखाव नहीं आएगी, आदमी जानेगा ही नहीं। करवा तो हम 2015 से रहे, लेकिन उतना वॉल्यूम नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि आपको शायद जानकारी हो 4,500 अंतिम संस्कार प्रति माह होते हैं जयपुर में। कितने होते हैं साहब? 4,500, और 9,000 पेड़ काट के जला दिए जाते हैं। उस लकड़ी के कारण अब 9,000 पेड़ प्रतिवर्ष कटेंगे। तो भाई साहब श्रीकांत जी और जो इनके पर्यावरण गतिविधि के लोग पेड़ लगा रहे हैं, तो मुझे कहते प्रसन्नता कि उन पेड़ों को रक्षण भी मिलेगा। अभी तक वृक्षारोपण बहुत हो गया, अब वृक्ष रक्षण की भी आवश्यकता है। और इन सब चीजों के साथ में मुद्दा बना के गौमय परिवार लगभग 2 से 3 सालों से हम लोग निरंतर प्रयास रहते हैं। और जो ये आप 51 कुंडीय यज्ञ, पंचकुंडी यज्ञ देख रहे हैं, आज 33वां यज्ञ है। दिसंबर में लगभग ये समाप्त हो रहे हैं और जयपुर में 251 कुंडीय यज्ञ होने जा रहा है फरवरी में। आप अपनी अपनी टीमों से संपर्क कर लीजिएगा। ऐसा यज्ञ होगा जो विश्वव्यापी होगा, जैसा यज्ञ आज तक नहीं हुआ। और मोक्ष धामों पर कमरे बनने शुरू हो गए हैं, लकड़ी वहां रखा हुआ रही है। और एक खास चीज, एक बोर्ड लग रहा है वहां पे जिसमें लिखा होगा कीमत इस लकड़ी की ये है, आप सक्षम हैं तो दे जाएं, नहीं सक्षम है तो गौमय परिवार की ओर से भेंट है, लेकिन पेड़ों की लकड़ी जलाना बंद करें। मैं अपनी बात को 2 संकल्पों के साथ कह के और यहीं विराम दूंगा। पहला संकल्प, नित्य प्रति अपने घर में किसी भी एक गोगव्य का अनुपालन करें और जहां भी लकड़ी जलती हुई दिखे प्रयास करें कि उसकी जगह गोकास्ट या गौमय संविदा को जलवाने के लिए आप उनको प्रेरित करें और आप भी काम में लें। आप सबने मेरी बात को इतने धैर्यपूर्वक सुना, उसके लिए आप सबका बहुत साधुवाद। जय गौ माता। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। गायत्री नमः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। गायत्री नमः भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। गायत्री नमः भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। गायत्री नमः